जो 4 रोज़ा मुज़ाकरात हैं इस वक्त जो कि IMF के वफ़द के होने हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ से, फिर फाइनेंस मिनिस्टर उनसे मिलेंगे, अपना पूरा प्लान प्रोग्राम उनके सामने रखेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम के लिए। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में? जी देखें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है इस प्रोग्राम की और इस प्रोग्राम की कामयाबी की, और उसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो केयर टेकर मिनिस्ट्री गई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री शमशाद अख्तर साहिबा ने इस पर काफी काम ऑलरेडी कर चुकी थी वो और उनकी टीम ने, और मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई इश्यूज नहीं होंगे। और मेरे ख्याल में तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पिछली गई है, उन्होंने लास्ट वाला जो प्रोग्राम था ना सिर्फ उस पर बहुत ज्यादा जो है मेहनत की थी, बल्कि जो आने वाला प्रोग्राम है उस पर भी उन्होंने कोई एक जो है प्रिपरेशन काफी की है, और मेरे ख्याल में ये नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा और ये क्लियर हो जाएगा। और ये $1.2 बिलियन हमें जैसे ही मिलते हैं तो उससे हमें रुपी की शॉर्ट टर्म में काफी उसको सपोर्ट मिल सकती है, और आगे जाते हुए हमारे नए प्रोग्राम के लिए एक नया रास्ता बन सकता है। और कौन सा नए प्रोग्राम के लिए क्या IMF की जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, क्या वो मज़ीद कुछ सख्त हो सकती हैं? क्या एनर्जी टैरिफ में फिर पाकिस्तान में इजाफा हो सकता है? इन्फ्लेशन क्या हाई हो सकती है? क्या डिमांड्स हो सकती हैं उनकी नए प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये डेफिनेटली होगा। आप ये ना समझें कोई केक वॉक होगी, ये टफ प्रोग्राम होगा, और उसमें अगर आप बड़ा प्रोग्राम लेने जाते हैं, $6 अरब हैं, $7 अरब हैं, और वो 2-3 साल का भी हो सकता है, तो उसमें आपका एक पूरा रिफॉर्म का एजेंडा होगा। वो आप ये ना समझें कि ये एसबीआई की तरह होगा, वो उसमें टैक्सेस भी पूरे मेरे में टैक्स रिफॉर्म्स भी होंगे, बजटरी रिफॉर्म्स होंगे, उसके अंदर एनर्जी के रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा एजेंडा हो सकता है उसके अंदर, फिर उसमें जो है इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपको शायद बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ना लाने दे, या करेंसी को बहुत ज्यादा वो कहे कि मार्केट पे आप रखें, जिसकी वजह से आपका रुपी जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा जो है वो वीक हो सकता है, क्योंकि आपके कर्जे आगे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि $70-75 अरब तो आपने सिर्फ फॉरन कर्जों की अदायगियां करनी है अगले 3 सालों में, तो वो कैसे जनरेट करेंगे? तो मेरे ख्याल में एक टफ कॉल होगी, और उसे कैसे अब नई फाइनेंस मिनिस्ट्री डील करती है, कितना अच्छा प्रोग्राम लेकर आती है, मेरे ख्याल में ये देखना होगा। और ये तो बात ठीक है कि आगे टैक्सेस भी बढ़ सकते हैं, एनर्जी टैक्स भी बढ़ सकता है, और आगे जो है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो सकता है। तो कौन साहब, जो पहले ही इस वक्त सूरत हाल है, एनर्जी टैरिफ हो या वो महंगाई हो या फिर टैक्सेस की परसेंटेज हो, वो तो पहले ही बड़ा अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुकी है। अभी इसमें मज़ीद कितना इजाफा और हम एक्सपेक्ट करें? चूँकि एक आम आदमी तो इस वक्त महंगाई में बुरी तरह से इस वक्त वो पिस रहा है। वो नई हुकूमत आई है, उसने ये उम्मीद लगाई कि जो इलेक्शन में कैंपेन में इनसे वादे किए गए वो पूरे होंगे। क्या आइंदा जो आने वाला बजट होगा उसमें कहीं कोई रिलीफ की हम उम्मीद ना लगाएं? वो IMF की शराइत को, कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए फिर तरतीब दिया जाएगा? कैंपेन के नारे तो आप एक तरफ कर दें, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, खासकर उस वक्त जब आप एक IMF प्रोग्राम में हो, आपके पास रिजर्व बिल्कुल बहुत कम हो और आपके पास जो है वो ग्रोथ बिल्कुल ना हो। तो ये तो अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट में चीजें ऐसी की गई जिसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी आई है, थोड़ा मुल्क इस काबिल हुआ है इकोनॉमी कि वो अब नया IMF प्रोग्राम ले सके, अदरवाइज तो काफी ज्यादा डैमेज पहले ही हो चुका था। तो मेरे ख्याल में अब ये करने की जरूरत है। देखिए, ये पॉलिटिकल बिल की जरूरत है, इसमें पॉलिटिकल कॉल होगी कि क्या हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं, क्या सारा बर्डन हम एक आम आदमी पर डालें या अपने खर्चे कम करें। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का सालाना अपना बजट, रनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 600 अरब रुपए के करीब चला जाता है। 600 अरब रुपए क्यों हम खर्च करते हैं? हम क्यों नहीं गवर्नमेंट को कट डाउन करते हैं? क्यों नहीं हम छोटा कर देते हैं अपने खर्चों को? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉल पॉलिटिकल होगी कि एनर्जी को कैसे ठीक किया जाए, कर्जों को कैसे कम किया जाए, अपने प्राइवेटाइजेशन को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे ज्यादा किया जाए, ताकि हम गवर्नमेंट के जो लॉसेज हैं वो कम कर सकें और उसको हम कन्वर्ट सकें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या बेहतरी की तरफ हम पैसे को डाल सकें, हेल्थ के लिए डाल सकें, एजुकेशन के लिए हम खर्च कर सकें, और ये सब हम कर सकें। ये सब हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली IMF प्रोग्राम टफ होगा और हमें मुश्किल से सामना करना। और हम सब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान के या जो रिफॉर्म्स इस वक्त लेकर आने हैं उसको सामने रखते हुए अगर हम नए फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब को देखें तो इंटरनेशनली भी बड़ी इनकी एक्सेप्टेंस है। ब्लूमबर्ग ने उनकी तारीफ़ की है, पजीराई की है। लेकिन इससे पहले हम इसी तरह के कुछ टेक्नोक्रेट्स या एक्सपर्ट्स को अब्दुल हफीज़ शेख साहब की सूरत में, शौकत तरीन साहब की सूरत में एक तजुर्बा कर चुके हैं, और वो एक्सपर्ट्स तो पाकिस्तान को इस माशी मंझधार से नहीं निकाल सके थे। तो औरंगजेब साहब से आप क्या तवक्को रखते हैं? वही
चाहूंगा कि इसमें इंडिविजुअल का रोल होता है। एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को आप लाते हैं, उसे आप काम करने दें, उसे आप एम्पावर्ड रखें, उसके पास पावर सारी हो, वो अपना खुल के काम करे, गलतियां भी होंगी उसमें, लेकिन उसे कंटिन्यू करना चाहिए, उसे रखना चाहिए, टीम को बिल्ड करना चाहिए, टीम को जो है वो साथ लेके चलना चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक टीम हो। प्रॉब्लम ये होता है कि हम फौरन से पहले चेंज कर देते हैं, इतना क्रिटिसिज्म आता है, थोड़ी सी गलती होती है तो हम बचते नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें ये बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे मसले पड़े हैं। अगर हम किसी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को लाते हैं, उसे मौका दें, तो उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें लॉन्गर पीरियड में, ना कि ये करेंगे कि अब 6 महीने साल के बाद ही हम ये नए चेहरों की बात करना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, मैं सिर्फ ये कहूंगा, ये ब्रॉडर इशू है, पॉलिटिकल विल का मसला है। ये पॉलिटिकल कॉल होगी कि हमने अपने खर्चे कैसे कम करने हैं, टैक्सेस को कम करना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, कर्जों को कम करना है, कर्जों को नहीं लेना, कर्जों को वापस ज्यादा करना है। तो ये तो एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल तो आपको रिकमेंड करेगा, वो तो एक्शन लेना चाहेगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट का इशू होगा। और कौन साहब, जाहिर है कि इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नए फाइनेंस मिनिस्टर को अभी फौरी तौर पर वो कौन से इनिशिएटिव लेने हैं, किस तरह से इन्हें आगाज़ करना है, एक बेहतर शुरुआत वो किस तरह से कर सकते हैं, कोई 3-4 ऐसे पॉइंट्स जो कि उनके लिए भी हेल्पफुल हों, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर हों, जो उन्हें फ़ौरन उठाने हों? मुझे लगता है पहला जो है ना, कर्जों की मैनेजमेंट होगी। बैरूनी अंदरूनी कर्जे जो हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए, इनको कम किया जाए, इनको रीपे कैसे किया जाए, इनकी कैपेसिटी कैसे क्रिएट हो, कैसे हम जो है IMF के साथ डील करें, कैसे चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, ये बड़े हमारे पार्टनर्स हैं, इनके साथ, इनसे भी हमने बड़े कर्जे लिए हुए हैं, इनको किस तरह से हम ऑनबोर्ड रखें ताकि हमारे कर्जे वापस देने के लिए हमें टाइम मिल जाए और हमें कोई इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट भी बेयर ना करनी पड़े। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। सेकेंडली, एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एनर्जी को ठीक करना है। महंगी एनर्जी हम बना रहे हैं, महंगी एनर्जी हम ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और उस पर टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। उसको कम करना है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, हमारे इंडस्ट्री जो है लगे, रादर देन ये कि बंद हो। और तीसरा बड़ा चैलेंज होगा टैक्सेस का ओवरऑल बर्डन कम करना। आज कॉर्पोरेट सेक्टर पे 70% तक टैक्स जा रहा है और इंडिविजुअल सैलरी क्लास पे भी बहुत ज्यादा टैक्स है, और इन्फ्लेशन का टैक्स उसको अलग लगता है। तो ये टैक्स का बर्डन कम करना है और रिटेल एंड होलसेल ट्रेड पे टैक्स लगाना चाहिए, फिर साथ एग्रीकल्चर से टैक्स लेना चाहिए, और फिर आपको रियल एस्टेट से जो टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है वो लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एरियाज हैं जिस पर काम किया जा सकता है। और प्राइवेटाइजेशन है और इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल का बड़ा इशू है, कार्बन एमिशन का, जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ये 4-5 बड़े इशूज हैं जिनको हैंडल करना चाहिए मेरे ख्याल में, और वो उसमें वक्त भी लगेगा थोड़ा सा। तो ये किया जा सकता है जिससे इकोनॉमी ट्रैक पे आ सकती है, एटलीस्ट उस लेवल पे आ सकती है जहां से उसे मैनेज करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।